हेलो एवरीवन। तो प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कोई भी कंपाउंड कब शो करता है ना। कब शो करेगा? जब उसके पास किरेल कार्बन होगा। किरेल कार्बन क्या होता है कि वो कार्बन एटम जिसकी चारों वैलेंसी डिफरेंट हो उसको अपन कौन सा कार्बन कहेंगे? किरेल कार्बन। सेकंड कंडीशन, मॉलिक्यूल जो है वो अपने मिरर इमेज पे सुपर इम्पोज नहीं हो। और थर्ड कंडीशन, उसके पास कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं हो, है ना। इफ एलिमेंट ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट देन मॉलिक्यूल कैन नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो मॉलिक्यूल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, है ना। मैंने बताया था कि प्लेन ऑफ सिमेट्री जो है प्लेन ऑफ सिमेट्री के बारे में अपन देख रहे थे, पीओएस। ये एक एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है, सिमेट्री एलिमेंट है ना। क्या होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री का मीनिंग? एक ऐसा इमेजिनरी प्लेन जो किसी भी मॉलिक्यूल को टू आइडेंटिकल पार्ट में डिवाइड करता है, उसको अपन क्या कहते हैं? प्लेन ऑफ सिमेट्री, है ना। कल इस पे एग्जांपल्स भी कर रहे थे अपन ने। जैसे ये आ गया COOH, कार्बन कार्बन, COOH, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, OH OH, है ना। तो एक कोई भी ऐसा इमेजिनरी प्लेन, चाहे ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, कोई भी इमेजिनरी प्लेन जो मॉलिक्यूल को टू आइडेंटिकल पार्ट में क्या करता है? डिवाइड करता है, उसको अपन क्या कहते हैं? प्लेन ऑफ सिमेट्री। यहाँ ये प्लेन कौन सा होगा? ये वाला। ये क्या होगा आपके पास? POS, प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये मॉलिक्यूल को दो आइडेंटिकल पार्ट में क्या करता है? डिवाइड करता है। तो अगर किसी भी मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है देन द मॉलिक्यूल विल बी ऑप्टिकल इनएक्टिव। ऑप्टिकली inactive means can't show optical isomerism। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। अगर यही कंपाउंड कुछ ऐसा आ जाए आपके पास, COOH, कार्बन कार्बन, COOH, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, then it will be show optical isomerism because कंपाउंड में जो आपके पास एलिमेंट है वो तो सेम है। कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, क्लोरीन है, क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है। बट कोई भी एक ऐसा प्लेन नहीं है यहाँ पे जो क्या कर सके? इसको टू आइडेंटिकल पार्ट में डिवाइड कर सके, टू आइडेंटिकल पार्ट में स्प्लिट कर सके। उसको अपन क्या कहते हैं? ये आपके पास अगर प्लेन हो तो ऊपर आपके पास क्या रहेगा? COH, HCl, यहाँ पे Cl, यहाँ पे H, यहाँ पे COH, यहाँ पे। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं प्रेजेंट है, नहीं प्रेजेंट है तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, और ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ये अपने पास कल अपन ने इस एग्जांपल को देखा था। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड एलिमेंट ऑफ सिमेट्री कौन सा है। तो ये आपके पास था फर्स्ट सिमेट्रिकल एलिमेंट, वो था प्लेन ऑफ सिमेट्री। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड। सेकंड अपने पास क्या आएगा? सेंटर ऑफ सिमेट्री। अगर किसी भी कंपाउंड में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो वो भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। कि सर क्या होता है सेंटर ऑफ सिमेट्री? सेंटर ऑफ सिमेट्री का मतलब होता है कि एक ऐसा इमेजिनरी सेंटर, इमेजिनरी सेंटर जिससे सेम ग्रुप की जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ सेम ग्रुप, डिस्टेंस ऑफ सेम ग्रुप वो इक्वल रहती है
तो उसको अपन कहते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। कि अगर किसी भी कंपाउंड में तो सेम ग्रुप की डिस्टेंस से किसी सेंटर को इमेजिनरी लेके चलना, एक ऐसा इमेजिनरी सेंटर जहां से सेम ग्रुप की जो डिस्टेंस है वो इक्वल हो, तो उसको अपन कौन सा सेंटर कहते हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री। और अगर किसी भी कंपाउंड में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो तो वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। कि सर एग्जांपल बता दो, तो चलो एग्जांपल देख लेते हैं। कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सी डबल बॉन्ड ओ, कार्बन, सी डबल बॉन्ड ओ, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सी एच, और आपके पास एच। अब इस मॉलिक्यूल में कोई भी एक ऐसा इमेजिनरी सेंटर ले लो जहां से सेम ग्रुप की डिस्टेंस जो है वो इक्वल हो, तो उस सेंटर को अपन क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ सिमेट्री। फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे मैंने सेंटर लिया ये वाला, ये सेंटर आ गया मेरे पास, ठीक है। अब इस सेंटर से देखो, ये जो कार्बन एटम है और ये जो कार्बन एटम है, इसकी डिस्टेंस क्या है, इक्वल, ठीक है। यहां पे देखो, ये जो कार्बन एटम है और ये जो नीचे वाला कार्बन एटम है, उसकी डिस्टेंस भी क्या है आपके पास, इक्वल। ये जो नाइट्रोजन एटम है और ये जो नाइट्रोजन एटम है, उसकी डिस्टेंस भी क्या है आपके पास, इक्वल, ठीक है। अगर आप और कुछ भी देखना चाहो तो यहां देख लीजिए कि ये जो हाइड्रोजन एटम है और ये जो हाइड्रोजन एटम है, उसकी डिस्टेंस भी एक दूसरे के क्या है, इक्वल। और कुछ भी देखना चाहो, जैसे यहाँ पे मैंने CH3 लगा दिया, यहाँ पे भी मैंने क्या करा, CH3 लगा दिया, तो इनकी डिस्टेंस भी क्या आएगी आपके पास, तो सेम ग्रुप की डिस्टेंस जब इक्वल हो जाती है और किसी सेंटर पर आकर, तो उसको अपन क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री। फॉर एग्जांपल अपने पास ये रूम है ना, इस रूम में अपन एक ऐसा सेंटर ले लेते हैं जहां से हर एक कॉर्नर की डिस्टेंस जो है टू अपोजिट कॉर्नर की डिस्टेंस जो है वो क्या हो जाए, इक्वल। तो उस सेंटर को अपन क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो अगर किसी भी मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो, किसी भी मॉलिक्यूल में अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो, तो उसको अपन क्या कहेंगे कि वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकता, कभी भी नहीं कर सकता। एक और एग्जांपल बताते हैं इसका, ताकि और ज्यादा क्लियर हो जाए आपके कि सेंटर ऑफ सिमेट्री किसको कहते हैं। ये आपके पास इथेन की स्ट्रक्चर बनाई है क्या सर, इथेन कैसे, इथेन नहीं, चलो प्रोपेन ले लेते हैं या फिर ब्यूटेन ले लेते हैं। यहाँ एक कार्बन है, ठीक है। मैंने कहा यहाँ मेरे पास कोई HA मॉलिक्यूल है और वो HA मॉलिक्यूल मेरे पास यहाँ पे है ना। अगर मैं 3 हाइड्रोजन एटम अगर इस पे अप्लाई करता हूँ ना, तो देखो ये एक ऐसा सेंटर आएगा, ये सेंटर, इस सेंटर से इस HA की डिस्टेंस और इस HA की डिस्टेंस क्या है आपके पास, इक्वल। तो ये सेंटर क्या होगा आपके पास, ये सेंटर होगा कौन सा सेंटर, सेंटर ऑफ सिमेट्री। और जहां पर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, तो ये आपके पास ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड होता है। ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड जहां से सेम ग्रुप की डिस्टेंस सेम हो। फॉर एग्जांपल जैसे CH3 यहाँ आ गई, बस यहाँ पर मैंने एक CH3 ले लिया, तो इस CH3 की डिस्टेंस
और इस CH3 की डिस्टेंस यहाँ से क्या है, इक्वल है, तो ये सेंटर ऑफ क्या होगा आपके पास, सिमेट्री। तो अपने को तो बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट एक ही डेफिनेशन, एक ही लाइन में डेफिनेशन ध्यान में रखनी है सेंटर ऑफ सिमेट्री की, कि एक ऐसा इमेजिनरी सेंटर जहां से सेम ग्रुप की या आइडेंटिकल ग्रुप की डिस्टेंस जो है वो इक्वल होती है, उसको अपन क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री। और अगर किसी भी कंपाउंड में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, देन वो कंपाउंड जो है वो ऑप्टिकली क्या होगा, इनएक्टिव होगा। क्लियर है? और ज्यादा और चलो एक और एग्जांपल से बता देते हैं, दो में डिफरेंस करके बता देते हैं ताकि आपके दिमाग में बातें एकदम क्लियर हो जाए। जैसे आपके पास अभी जो मैंने एग्जांपल ड्रॉ करा था, ये है ना, ये कंपाउंड है। ये कंपाउंड में देखो, ये आपके पास कार्बन एटम, ये कार्बन एटम, ठीक है ना। ये जैसे आपके पास 3 हाइड्रोजन आ गए, ये HA आ गया, ये HA आ गया, ये HB हो गया, ये HB हो गया, ये HC हो गया और ये HC हो गया। अब आप खुद बताओ कि मैंने एक यहाँ पे सेंटर लिया, इस सेंटर से इस HB की डिस्टेंस और इस HB की डिस्टेंस इक्वल है क्या? इस HB की डिस्टेंस और इस HB की डिस्टेंस इक्वल है क्या? सर नहीं। मैंने कहा चलो इस HC की डिस्टेंस और इस HC की डिस्टेंस इक्वल है क्या? कि सर नहीं है। नहीं है मतलब ये जो सेंटर है वो सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, और सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है तो ये क्या होगा, ये आपके पास ऑप्टिकल एक्टिव होगा। अब ये मत कहना कि सर ये रियल कार्बन नहीं है, यहाँ पे कुछ और आप ग्रुप ट्रेस कर सकते हो। जैसे मैंने कर दिया यहाँ पे CH3, HC की जगह यहाँ पे मैंने कर दिया CH3, यहाँ मैंने कर दिया लाइक CHO, और यहाँ मैंने कर दिया CH। ओके, अब तो कुछ चारों वैलेंसी डिफरेंट हो गई, तो ये ऑप्टिकल एक्टिव होगा, बिकॉज सेम ग्रुप की डिस्टेंस जो है, आइडेंटिकल ग्रुप की जो डिस्टेंस है वो आपके पास इस सेंटर से इक्वल नहीं है तो ये ऑप्टिकल एक्टिव होगा। इसी का ही दूसरा फॉर्म, ऐसा इसका दूसरा फॉर्म। जैसे फॉर एग्जांपल ये CHO यहाँ आ गया और ये CHO यहाँ आ गया। अब आप बताओ इसकी डिस्टेंस, ये से इमेजिनरी सेंटर, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपको इक्वल दिख रही है। यहाँ कोई ग्रुप हो तो डिस्टेंस, और यहाँ कोई ग्रुप हो तो डिस्टेंस क्या आपके पास इक्वल है, तो ये सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा, तो ये क्या होगा, ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड। दिस विल बी ऑप्टिकल इनएक्टिव। ये ऑप्टिकल एक्टिव, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। अब देखो बच्चों, दो टाइप के कंपाउंड्स आते हैं, दोनों ही ऑप्टिकल इनएक्टिव होते हैं, पर उन दोनों के ऑप्टिकल इनएक्टिव होने का रीजन जो है वो डिफरेंट होता है, उसके कारण से अपन उसको अलग अलग नेमिंग देते हैं। कौन कौन से कंपाउंड है? एक तो आपके पास आते हैं मीजो कंपाउंड, और एक अपने पास कौन से आते हैं, रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर, both the compounds are optically inactive। दोनों ही क्या होते हैं आपके पास, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड होते हैं। तो सर दोनों ही अगर ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो दोनों को अपन ने अलग अलग नेमिंग क्यों दी? इसको अपन ने मेजो कंपाउंड कहा, इसको अपन ने रेसिमिक मिक्सचर कहा, ऐसा क्यों? तो क्या रीजन रहता है कि इसको मीजो कंपाउंड कहा, इसको रेसिमिक मिक्सचर कहा? उसका रीजन क्या होता है, दिस कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन, ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। मीनिंग क्या हुआ सर इंटरनल कंपनसेशन का? इंटरनल कंपनसेशन का मीनिंग ये हुआ कि इस कंपाउंड की स्ट्रक्चर ही कुछ ऐसी है कि इसका आपके पास अब ये ऑप्टिकली क्या रहता है, इनएक्टिव। इस कंपाउंड की स्ट्रक्चर ही ऐसी है कि ये क्या रहता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव रहता है। मीन्स अगर
जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन करा था अभी कि भैया कि कुछ डी में जा रहा है तो कुछ एल में जा रहा है, मीन्स इसका जो रोटेशन एंगल होता है, रोटेशन एंगल जो होता है इसका वो कितने डिग्री होता है, 0 डिग्री। या यूं कह सकते हैं कि इसको स्पेसिफिक रोटेशन, इसका जो रोटेशन रहता है वो क्या रहता है आपके पास, 0 डिग्री। मीन्स मॉलिक्यूल की कुछ स्ट्रक्चर ही ऐसी होती है कि उसका स्पेसिफिक रोटेशन या रोटेशन एंगल 0 डिग्री हो, उसको क्या, कौन से कंपाउंड कहते हैं, मेसो कंपाउंड। तो व्हेन a compound is optically inactive due to the internal compensation, then the compound is known as मेसो कंपाउंड। तो अपन मेसो कंपाउंड कहते हैं। कि सर कुछ एग्जांपल्स बता दो इसके, वो मैंने अभी बताया था, COOH, सी सी COOH, H OH और OH, ये क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है। सर क्यों? बिकॉज इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। तो इस कंपाउंड की कुछ स्ट्रक्चर ही ऐसी है जिसके कारण से ये ऑप्टिकल इनएक्टिव हो गया, तो इसको कौन सा कंपाउंड कह दिया अपन ने, मेसो कंपाउंड। और सर रेसेमिक मिक्सचर, रेसेमिक मिक्सचर का मीनिंग क्या होता है कि ऐसे कंपाउंड जो एक्सटर्नल कंपनसेशन के कारण, एक्सटर्नल कंपनसेशन के कारण क्या रहते हैं, ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन, इसका जो आपके पास स्पेसिफिक रोटेशन है, वो स्पेसिफिक रोटेशन कितने डिग्री रहता है, 0 डिग्री। तो उसको अपन कौन सा मिक्सचर कहते हैं, रेसेमिक मिक्सचर। मीन्स जो मॉलिक्यूल है जिसमें क्रियल कार्बन प्रेजेंट हो, उसमें कुछ ऐसी केमिकल रिएक्शन होगी जिससे आपके पास 50% डी और 50% एल कैरेक्टर होंगे, दोनों में ही रहता है। इसमें भी आपके पास जो है बीजो कंपाउंड में 50% डी और 50% एल कैरेक्टर होता है। मीन्स कंपाउंड जो है उसका 50% पार्ट तो करेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन, और 50% पार्ट करेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन। तो स्पेसिफिक रोटेशन कितना हो गया, 0 डिग्री। यहाँ पे भी क्या रहता है आपके पास, 50% डी एंड 50% कौन से करेक्टर होते हैं, एल करेक्टर। अब जब दोनों ही 50-50% हो, कंफर्म है, ऐसा नहीं कि कोई एक कंपाउंड रोटेशन करेगा, 50% डी होंगे, 50% एल होगा। मीन्स कंपाउंड 50% तो रोटेट करेगा किसमें, क्लॉकवाइज में, और 50% किसमें रोटेट करेगा, एंटी क्लॉकवाइज में। तो स्पेसिफिक रोटेशन कितने डिग्री हो गया, स्पेसिफिक रोटेशन हो गया 0 डिग्री। तो दोनों में स्पेसिफिक रोटेशन 0 डिग्री होता है, दोनों में 50% डी और 50% एल कैरेक्टर होते हैं, बट दोनों को अलग अलग नाम दिया बिकॉज इसमें इंटरनल कंपनसेशन के कारण होता है और उसमें एक्सटर्नल कंपनसेशन। ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन रोटेशन एंगल और स्पेसिफिक रोटेशन इज 0 डिग्री, उसको मेसो कंपाउंड कहते हैं। ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन रोटेशन एंगल और स्पेसिफिक रोटेशन इज 0 डिग्री, तो उसको कौन सा मिक्सचर कहते हैं, रेसेमिक मिक्सचर कहते हैं। ओके, तो आई थिंक यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास मेसो कंपाउंड और रेसेमिक मिक्सचर की डेफिनेशन कंप्लीट हुई। कल अपन देखेंगे रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन जिसमें आएगा डी एंड एल। वो डी एंड एल नहीं जो पहले आ चुका है, स्मॉल डी और स्मॉल एल, अब आएगा आपके पास कैपिटल डी एंड कैपिटल एल। कब जो है वो कंपाउंड डी कैपिटल डी होता है, कब वो कंपाउंड कैपिटल एल होता है वो। फिर एक आएगा एरिथ्रो और ट्रियोफॉर्म, उसको भी अपन कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, मिलते हैं कल, थैंक यू सो मच।